सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आज की इस आंसर राइटिंग क्लास में। आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग का हमारा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और जो हमारी तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब होता क्या है कि जब हम यूपीएससी जैसे एग्जाम में आते हैं तो हम उसे अदर एग्जाम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अदर एग्जाम का मतलब क्या हुआ? जैसे और बहुत से एग्जाम होते हैं, ओरल होते हैं, वन डे टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें उतनी गहराई की जरूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी में जो 3 स्टेज होते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना और अगर लिखते चलोगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आपको मेरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, तो अगर मैं उस पर छोटा-सा एक डिस्कशन करूँ, जैसे आपने देखा मेरे पीछे हमारी जो आईएएस टॉपर हैं, श्रुति की फ़ोटो लगी हुई है। श्रुति की जो सबसे खास बात थी इसकी कमांड रही है आंसर राइटिंग में, ज़बरदस्त कमांड। आपने इसके मार्क्स देखे होंगे कि जनरली हर साल जब मार्क्स आते हैं, तो रैंक 1 और रैंक 2 के मार्क्स में मुश्किल से 2 नंबर, हार्डली मुझे लगता है कि 2 नंबर का ही केवल अंतर होता है, ओनली 2 मार्क्स। लेकिन अपने फर्स्ट रैंक से और सेकंड रैंक के बीच में श्रुति ने एक बहुत बड़ा डायमेंशन जो है क्रिएट किया था, लगभग 50 मार्क्स का डायमेंशन क्रिएट किया था, व्हिच इज़ अ ह्यूज वन। तो श्रुति ने ये जो अंतर पैदा किया वो कैसे किया? और श्रुति के साथ अगर हम बात करें तो श्रुति के साथ हमारी एक और टॉपर रही हैं मिनी शुक्ला। उनकी 96 रैंक रही है, लेकिन अगर मैं मिनी शुक्ला की बात करूं, ध्यान से इसको समझना। मिनी शुक्ला वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुकी, बहुत प्रोफिशिएंट वो बात कर सकती हैं। उनके घर में भी ऐसा माहौल रहा है सिविल सर्विसेज का। मिनी शुक्ला के जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो श्रुति शर्मा से ज्यादा हैं। जी हाँ, श्रुति शर्मा से ज्यादा मिनी शुक्ला, हमारी दोनों स्टूडेंट हैं और दोनों में मिनी शुक्ला के मार्क्स श्रुति शर्मा से ज्यादा हैं, इंटरव्यू के मार्क्स। लेकिन श्रुति ने एक चीज की थी, श्रुति हर समय लिखने की कोशिश करती थी। आंसर राइटिंग पे धीरे धीरे उसकी इतनी कमांड बन चुकी थी, मतलब उससे अगर कोई बात आपको कहनी है तो वो आपको लिख कर कहेगी। और जैसे कुछ भी मिला, जैसे कोई एक पेज ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पेज पड़ा हुआ है, तो वो पेज उसके लिए फालतू नहीं था। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, लिखना शुरू। कहीं भी बैठे, पेन निकाला, लिखना शुरू। हैबिट बना ली थी लिखने की। कोई छोटे-छोटे टुकड़े भी पड़े ना, तो हम टुकड़ों को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, कोई जहाज बना लेता है, कोई कुछ, वो लिखना शुरू कर देती थी, कुछ भी मिलता था। इवन दो कई बार जैसे वो टिश्यू पेपर पड़े होते हैं ना वहाँ पे रेस्टोरेंट में, वो लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो सेगमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रिपरेशन में अगर हम ध्यान से देखें, तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं। जब आप यूपीएससी में और आगे जाओगे और चीज़ों को समझोगे, तो आपको और ये गहराई से समझ में आएगा कि यूपीएससी के फंडामेंटल में 3 सेगमेंट हमारे पास होते हैं, 3 सेगमेंट। पहला हमारा सेगमेंट है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जिसमें प्रीलिम्स का जो हमारा सेगमेंट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जीएस और सीसैट मिला के। मेंस जो पूरा सेगमेंट होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, काफी बड़ा, जिसमें ऑप्शनल का भी पेपर है 500 मार्क्स के, 2 पेपर हमारे 250 मार्क्स के होते हैं। जो पूरा मेंस है वो आपके पूरा, अगर मैं यूपीएससी करियर की बात करूं, यानी इंटरव्यू के मार्क्स बहुत वेरिएशन करते हैं, तो ये जो 1750 मार्क्स होते हैं वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करते हैं, बहुत जबरदस्त फैक्टर क्रिएट करते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से सीखा है, जैसे क्लासेस पढ़ाते समय या इतने बैच पढ़ाए, हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया अलग अलग सेगमेंट में, वहां मैंने एक चीज महसूस की कि मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि अगर हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है, सक्सेस फॉर्मूला क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? सक्सेस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हम कैसे अपनी तैयारी करें? तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से तरीके हैं कि बेटा ऐसा करो, मेंस की तैयारी शुरू करो, फिर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करना, या पहले प्रीलिम शुरू करो, मेंस साथ साथ करना, फिर इंटरव्यू देना। हमसे इसी तरह से बात की जाती है। एग्री? आप लोगों को भी ये बात बताई गई होगी और इस तरह से तैयारी आपको करनी है। लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली कि जब जैसे बच्चा तैयारी करने लगता है तो शुरुआत में वो मेंस पे ज्यादा समय देता है, फिर दिसंबर बीतता है, फिर वो जनवरी तक आते आते नहीं, प्रीलिम्स के लिए अभी जैसे अभी नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म निकल गया, तो अब जोश आना शुरू हुआ, डर पैदा होना शुरू हो गया, नहीं प्रीलिम्स देना यार, बहुत टेंशन हो गई, कुछ दिन बचे हैं। फिर जब ये निकल जाएगा तो हम इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। तो जनरली आपने भी पता होगा कि इस तरह से जो है वो चीजें हमारी तैयार होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हैं, और टाइम टेबल कोई एक दिन का नहीं है, हम पूरे साल का, 2 साल का, अपने करियर का टाइम टेबल बना लेते हैं। चलो भाई, हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता यहाँ क्या है, ये जानने की जरूरत है कि हमारा जो टाइम टेबल है कि नहीं, अभी हम मेंस पे फोकस करेंगे,
और मुझे आप भी बताते रहना आपने भी ऐसा किया कि नहीं किया। आप इसमें मुझे बताते रहना। हाँ, हम अभी इस पे काम करेंगे, हम अभी इस पे काम करेंगे, फिर हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप बिल्कुल इसी तरीके से टाइम टेबल बनाते हो। सभी लोग करते हैं। अब देखा कि क्लास में रिसोर्स होने के बावजूद, एनसीईआरटी होने के बावजूद, न्यूज़पेपर होने के बावजूद, हर चीज़ करने के बावजूद, बच्चा क्वालीफाई क्यों नहीं कर पा रहा है? सेम रिसोर्स होने के बाद, बहुत इक्का-दुक्का बच्चे जो हैं वो क्वालीफाई हो रहा है। ऐसा क्या रीज़न हो रहा है? डिफरेंस कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो वो एक फंडामेंटल जब रिसर्च किया कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कैसे वैरी कर रहे हैं, कई बच्चों के मार्क्स पूछे उनसे, उनके साथ जब उनका एक इंटरव्यू किया, सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनके भी। तो ये हमने एक वहाँ पर महसूस किया कि कुछ बड़ा अंतर है, कुछ बड़ा एक चेंज आ गया है। अब वो क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने एक नोटिस किया, एक महसूस इसमें किया कि ये एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पर हमें अपनी तैयारी को एक्चुअली में प्री मेंस इंटरव्यू, ये एक जाल यूपीएससी ने बना रखा है। उस हिसाब से हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान समझना कि उन चीज़ों पे हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जो चीज़ें हमारी लाइफ़ की टर्निंग पॉइंट है। जो लाइफ़ के हमारे बहुत बड़े सेटअप्स हैं, बहुत बड़े फंडामेंटल्स हैं। अब वो क्या है हमारे लिए, ये समझना हमारे लिए थोड़ा-सा ज़रूरी है। वो हमारा फंडामेंटल क्या है, वो हमारी चीज़ क्या है। तो मैंने देखा कि जो सक्सेस फार्मूला इन यूपीएससी है वो ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी वन डे है, एक दिन मैं मान के चलूँ, और आपके पास कोई वन सब्जेक्ट है, एक दिन कोई एक सब्जेक्ट आप मान लो पढ़ रहे हो। बड़े ध्यान से इसको सुनना और इसको रियलाइज़ करने की कोशिश करना। एक दिन और एक सब्जेक्ट है आपके पास। अब हुआ क्या कि हम जनरली एक दिन में आज ये पढ़ेंगे, 4 घंटा ये पढ़ेंगे, 2 घंटा ये पढ़ेंगे, इस तरह करते हैं। हम जब कोई एक सब्जेक्ट होता है, तो मैंने ये देखा है कि यूपीएससी में जो 50-51% पे टॉपर निकल आता है, इससे ज़्यादा मार्क्स होते नहीं हैं। तो दिमाग लगा कि 50-51% मार्क्स आने पर एक व्यक्ति जो है वो टॉपर बन जाता है। 1000 नंबर हैं, 1001 नंबर है, इस तरह से जो है टॉपर्स के मार्क्स आ रहे हैं और वो टॉपर बन जा रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है? और बच्चे को सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है। तो एनालिसिस जब इस पे बहुत गंभीरता से किया तो एक आइडिया निकल कर आया। उस आइडिया को आप समझने की कोशिश करना। आज ये बात जिसको समझ में आ जाएगी, उसके लिए आगे अपना जो टाइम वो लगा रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वो बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है उसका। ये बात आज समझ के देखना। तो आखिर हमने ये समझा कि पूरी क्लास में एक बच्चे को हिस्ट्री पढ़ाई गई, ज्योग्राफी पढ़ाई गई, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, फिर भी वो सक्सेसफुल होकर क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या रीज़न क्या है उसका? तो जो हमें एक चीज़ दिखाई पड़ी, एक चीज़ हमें समझ में आई, वो है विषय की संपूर्णता। विषय की संपूर्णता। अब ये संपूर्णता क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आंसर राइटिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। ये सडनली किसी की बात क्लासेस में हमें कैसे आदतें डाल दी गई हैं, हमारे कोचिंग में, हमारी क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। एक आदमी आप गाल पे ऐसे हाथ रख के बैठे रहते हो, कोई बोलता रहता है, सुनते रहते हो, कई बार उसको नोट डाउन कर लेते हो, बस यही काम होता है। हम अपने आप को इन्वॉल्व करने से बचते हैं। तो विषय की संपूर्णता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा टॉपिक होता है। विषय की संपूर्णता यानी कंप्लीटनेस ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब कोई मान लीजिए मुझे क्लास में हिस्ट्री पढ़ाई गई, आज भी हिस्ट्री चल रही है, कोई बात नहीं है। तो क्या मैं हिस्ट्री पढ़ मेरे टीचर ने मुझे पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने नोट डाउन कर लिया, तो क्या मैं संपूर्ण नहीं हूँ? मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सर? ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया? कोचिंग वालों ने कहा, "हाँ, देखिए मैंने 1 साल में सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल सिलेबस पूरा है।" हाँ भाई पूरा है। पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहाँ तक तो अच्छा लगता है, यस मेरा सिलेबस टाइम पूरा हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम डे पे जाते हैं, तो पता नहीं औरंगज़ेब कहाँ चला जाता है, अकबर पढ़ा हुआ उसका क्वेश्चन हमसे नहीं होता है, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी आसान लग रही थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो है ये सारी चीज़ें इतनी आसान लग रही थी। अचानक से वही क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हो जाता है? हमसे क्यों वो जो हमारी चीज़ें गलत हो जाती? क्यों अशोक की इधर से उधर हो जाता है, गांधी का जो है वो सारा आंदोलन इधर से उधर हो जाता है? हमसे गलती कैसे हो जाती है? हम नेगेटिव मार्किंग करके चले आते हैं। जिस दिन हम पेपर दे के आते हैं, अरे मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं। अरे भाई साहब 80 ऑब्जेक्टिव किए हैं। अगले दिन जैसे सॉल्यूशन आने शुरू होते हैं, अरे यार मेरे 30 गलत हो गए, मेरे 32 गलत हो गए, मेरे 26 गलत हो गए। अरे यार मुश्किल लग रहा है, कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो ऐसा होता क्यों है?
ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। आपने समय दिया था, आपने मेंस को समय दिया, आपने प्रीलिम्स को समय दिया, फिर भी क्यों नहीं हुआ? आपका सिलेबस आपने पूरा किया, आपकी कोचिंग ने पूरा किया, फिर भी ये अलग क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया, हज़ारों बच्चों से बात की, जो उनसे उनके कमेंट्स पढ़े, उनके बारे में उनसे मैंने जो काउंसलिंग की, वीडियो काउंसलिंग, उस पर मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझ में आई और वो है विषय की संपूर्णता नहीं होना। तो विषय मतलब एक सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट है। तो सिर्फ उसका सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया कि एक स्टूडेंट को अगर विषय की संपूर्णता चाहिए, जब जिस एग्जाम में 50-51% पे आईएएस का टॉपर निकल कर आ रहा है, मन चाहे उसको रैंक, मन चाहे उसको कैडर मिल रहा है, जोन मिल रहा है, तो आखिर क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? और हजारों बच्चों से डिस्कशन करने के बाद मैंने निकाला कि किसी भी एक सब्जेक्ट एक्स, कोई भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस, जो भी आपको करना है, वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित होता है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और उनका इंपॉर्टेंस होता है, उनका वेटेज होता है। और पहला वेटेज मैं आपको साइंस के साथ इसको बताता जाऊंगा, अगर आपको आज समझ में आ गया तो आप एक ही सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आज से अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब आप उसको तैयारी करेंगे। यानी आधी अधूरी तैयारी से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इंडिया का टफेस्ट कंपटीशन है, इंडिया छोड़िए, एशिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है, जो यूपीएससी का एग्जाम है। तो जो विषय की संपूर्णता है, वो पहली चीज होती है कि आप सिलेबस पे चलें। यस, वेरी गुड। बहुत सी कोचिंग इसको कराती हैं, तो 10,000 बच्चों को पढ़ा रही हैं, 5,000 बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो सिलेक्शन 2-4 क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या है? कि जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया और आपने उस सिलेबस को पूरा किया, अगर आप रेगुलर क्लास में आ रहे हैं तब भी, तो इसका जो वेटेज होता है किसी सब्जेक्ट की संपूर्णता में, वो 30% होता है, 30%। यानी टीचर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, हाँ ठीक है, नोट डाउन भी कर लिया, 30% आपकी कवरेज हुई। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? हम तो फलानी जो है बहुत ब्रांड ब्रांड का हम देख के आए थे। तो उसका रीजन ये होता है कि ये वो स्टेज होता है, और आप उस समय इतने अवेयर नहीं होते हैं। ये वो स्टेज होता है जहां हम पैसिव लर्निंग करते हैं। मुझे ईमानदारी से सबका कमेंट चाहिए, पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग कैसे होती है? हम कॉलेज वाले से आए थे, तो मास्टर साहब खड़े होते हैं, टीचर जो है वहां पे कुछ बोर्ड पे लिखा उखा देते हैं, हम बड़ी देर तक ऐसे सुनते उनते रहते, कहीं ध्यान इधर चला जाता उधर चला जाता, गंभीरता होती नहीं है, क्योंकि हमारी आदत सालों से पड़ी हुई है कि हम कहीं से कुछ कर लेंगे, फिर वो बोलते हैं अच्छा चलिए लिखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप उसको लिखना शुरू करते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें हमारी पैसिव लर्निंग बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस होती है। और ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा, क्लास के क्लास गुजर जाती है, ध्यान ही कहीं नहीं हो, कहीं और दिमाग होता है। हम बस कई बार लिख भी लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या कॉपी में लिखा। 2-4 घंटे बाद कोई पूछ ले यार इसके टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, तो नहीं याद होता है। अरे अभी बहुत टाइम है यार, एग्जाम में कर लेंगे यार, बहुत इजी है, हिस्ट्री तो है, ज्योग्राफी तो है, कर लेंगे, हो जाएगा हमसे, कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता? ये कॉमन सिंड्रोम है। तो ये वो रीजन है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, हमें एक्चुअली कंपटीशन को समझ में नहीं आता हमारे, कि कंपटीशन है क्या, कंपटीशन क्या करने वाला है, कंपटीशन में क्या क्या चीजें होंगी। तो दिस इज द स्टेज ऑफ पैसिव लर्निंग, इसको हम लोग पैसिव लर्निंग स्टेज कहते हैं। चलिए भाई, अगला, और वो होता है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। यानी जब आपसे पढ़ी गई चीज में घुमावदार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब लगता है हाँ यार कुछ रह गया, कुछ रह गया। ये तो समझ में आ रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ ये मिला, ऐसा वो था, फसल कौन सी थी उस समय, याद नहीं आता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है 20% लगभग, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स होता ही क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते फाइनल रिजल्ट में जब हमारा रिजल्ट बनता है। अब तीसरी चीज होती है कि इस एग्जाम का जो बेसिक फंडामेंटल नेचर है, 1750 मार्क्स जो मैंने आपको बताया, जिसपे सब कुछ टिका होता है, जिसके मेंस के मार्क्स अच्छे हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने मेंस के मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके ऑप्शनल के मार्क्स अच्छे हैं, 300% कोई आपके कुछ ऐसी तैसी नहीं करने वाला है। अब तीसरी चीज होती है आंसर राइटिंग, यानी जो आपने सिलेबस में पढ़ा उसको रीराइट करना, रीडिलीवर करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीथिंक करना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
जो रिकॉल करना, रिवाइज करना, रीराइट करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीथिंकिंग करना, ये बेसिकली यहां आता है और इसका वेटेज होता है 50%। ऐसा क्यों होता है ये बताओ? ऐसा इसलिए होता है, यहां जो आपने पढ़ा सिलेबस के स्तर पर, यहां इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने कहा कि बेटा लिखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आप लिखो, तो कोई सुना नहीं रहा है। अब जो तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो तुमने थॉट प्रोसेस डेवलप किया था, उसी को तुम कॉपी में लिखोगे। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव लर्निंग। यानी ये तभी कर पाओगे व्हेन यू यूज योर ब्रेन। जब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करोगे तभी आप ये स्टेप पूरा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो यूज योर ब्रेन मीन्स व्हाट? मीन्स दिस, कि आप जब किसी क्वेश्चन को करने, अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जब आप इसको लिखोगे तो आपको ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी। आप पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, हम इसकी शुरुआत कहां से करूं, क्या क्या पॉइंट्स लिखूं, क्या ना लिखूं, पहले किसको रखूं, फिर याद करोगे यार इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देन ये क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होती है। और कंपटीशन में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। बड़ी खूबसूरत लाइन आपको दी है, उसको कोट करके लिख लेना, कि जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। यानी जब तक तुम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगे तब तक इवॉल्व, मतलब तुम्हारा जो उद्भव है वो नहीं होगा। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। ये याद रखना, ये महामंत्र दे रहा हूं, सक्सेस मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कि जिसको मोती ढूंढना उसको गहराई में कूदना ही पड़ेगा, और डर के बैठ गए तो बैठे रह जाओगे। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। तो जो आंसर राइटिंग है वो बेसिकली इवोल्यूशन तब होगा जब तुम इन्वॉल्व होते हो। कोई किसी के बिहाफ पर लिख ही नहीं सकता, और लिखने का मतलब ही होता है खुद को इन्वॉल्व कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको अपने ब्रेन को, अपनी मोटर एक्टिविटी को, हाथ को, पैर को, पूरी बॉडी के बैलेंस को, पैर भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, बॉडी बैलेंस में बना रहता है। मोटर एक्टिविटी, दिमाग जैसे सोच रहा है हाथ वैसे लिख रहा है। बहुत से अभी आप जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे, अभी आपका हाथ फटना शुरू हो जाएगा, दर्द होगा, ये यहां दर्द होगा, पेन छूटना शुरू हो जाएगा, पसीना आता है, हाथों से जो है निकल जाती हैं चीजें। तो बहुत सोचना, अरे मैं, अब मुझे आता है, मैं आंसर लिख लूंगा। लिखो तो 3 घंटे लिख के देखो, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, ऐसे यहां से दर्द शुरू होता है, ऐसे पेन ना ऐसे हाथ से छूट जाएगा, ऐसे कांपेगा एक समय, दर्द के मारे। ये गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस में जो है पेन इतना तेज होता है। तो सोचना कि मैं आंसर राइटिंग इतनी अच्छी करूंगा कि 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। सोचना, तुम्हारा हक है, सोचो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? क्योंकि पैसिव लर्नर सोचता ही रहता है, ऐसे गाल पे हाथ रख के क्लास में भी सोचता रहता है, आहा, सुन रहे हैं एक दिन हम आईएएस ऐसे ही बन जाएंगे, आहा, नीली बत्ती गाड़ी आएगी, आहा, वो बड़े वाले बंगले में घूमेंगे, टेनिस खेलेंगे, कितना मजा आएगा ना, कितनी पावर होगी, हमारी भी ऐसे रील बनेगी, आहा। सोचते रहो, पूरा साल पैसिव लर्निंग में बीत जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े ना है। तो मेरी इस महामंत्र को याद रख लेना, लिख लो इसको, अपने दीवार पे चिपका लो, कि जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। और जब तक तुम्हारा इवॉल्व नहीं होगे तब तक कोई इस दुनिया में तुम्हें महत्व देने वाला ही नहीं है, कोई पहचानने वाला ही नहीं है। तो वापस आते हैं कि विषय की संपूर्णता ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। अब तुम तय कर लो कि नहीं साहब, इस कोचिंग में मैंने सिलेबस पूरा कर लिया है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। अगर ये तीनों स्टेप पूरा होगा तब जाकर तुम एक विषय के मास्टर हो पाओगे, तब जाकर तुम्हारे अंदर एक विषय को लेकर एक जिजीविषा आएगी। एक ही सब्जेक्ट पे 3 डायमेंशन क्रिएट करने, ये नहीं कि सर, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा ज्योग्राफी, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ ले, हो जाएगा? क्या जवाब दें? सवाल ये कि जो तुम 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें तुम एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, पैसिव लर्निंग कर रहे हो, इवॉल्व होके कर रहे हो, इन्वॉल्व होके कर रहे हो, यस केवल पढ़े जा रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अगर ये तीनों स्टेजेस नहीं होंगे एक सब्जेक्ट को लेकर तो वो सब्जेक्ट पूरा नहीं है।
और तुम डे वन से बता सकते हो, तुम डे वन से बता सकते हो कि कितना परसेंट तुम्हारा चांस है। तुमने, अरे सर मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, नोट्स बना लिए सर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है 30% ही तुम्हारा चांस है, 70% तुम्हारे फेलियर के चांसेस सेट हो चुके हैं। इस स्टेज को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेज को क्वेश्चन करने से डर लगता है, सर सेंटर पे नहीं आएंगे। अगले संडे से हम ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू कर रहे हैं, हालत खराब कर देंगे, हम इतने कठिन टेस्ट हैं, प्रिंस फाइटर की तरह। लेकिन अरे हम टेस्ट नहीं देंगे। हम गुरुकुल में तो खींच खींच के लेकर आते हैं, तो लोग नहीं आते हैं, बहाना बना लेंगे, तबीयत खराब हो गई है, हॉस्टल से इधर उधर निकल जाएंगे। और अगर आंसर राइटिंग तुमने नहीं की, फिर तो तुम सोच लो 50% वेटेज है उसका, 50%। और क्यों है ये मैंने साइंस बता दिया, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग है, वो इन्वॉल्वमेंट है। आप आंसर लिख ही नहीं सकते खुद को इन्वॉल्व किए बिना। आपके ब्रेन सेंसरीज यूज होंगे, आपकी इमेजिनेशन, मेमोरी, आपकी मोटर एक्टिविटी, आपकी रिकॉलिंग एक्टिविटी, रिवीजन एक्टिविटी, रीथिंकिंग एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी ने 1750 मार्क्स राइटिंग के लिए दिए हैं, बोलने के लिए 275 मार्क दिए हैं, और प्रीलिम्स तो खैर क्वालिफाइंग है, सीसैट क्वालिफाइंग हो गया है। यही रीजन है, यही रीजन है। और मेंस को, राइटिंग को सेकंड फेज बना दिया कि नॉन सीरियस, यानी जो नॉन सीरियस है वो फर्स्ट स्टेज में छट जाए, प्रीलिम्स में छट जाए। जो सीरियस 12-14 हजार बच्चे पढ़े, अब इनमें हम कंपटीशन कराएंगे। इसीलिए सोच समझ के उन्होंने सेकंड स्टेज रखा राइटिंग को, और बड़ा सीरियस स्टेज माना जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, आज सर्विस में है, आईपीएस है। इंटरव्यू में मिनिमम 80 मार्क्स ही दिए जाते, मिनिमम जो मार्क्स दिए जाते हैं, जीरो नहीं दिए जा सकते इंटरव्यू में, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हो, आपको चीजें पता है। तो केवल 80 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं, और उनको मिनिमम ही मिले थे इंटरव्यू में। पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू को क्या उनकी बात खराब लग गई, क्या चीज लग गया कि उनको मिनिमम ही मिले थे। लेकिन जनाब, उनके मेंस के मार्क्स इतने शानदार थे, आईपीएस मिला उनको, धनाक से मिल गया उनको। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप मेंस को बहुत सीरियसली लेकर चलो, और आंसर राइटिंग को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से जब आप काम करते हो, जब आप इस तरीके से चलते हो, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पीवाईक्यू पे अटैक करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस से यह समझा है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने रीराइट किया, तो पिछले 2-3 सालों के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में मॉडिफाइड होकर जाते हैं, या उसी कॉन्सेप्ट से नया कॉन्सेप्ट डेरिवेट करके यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। यानी अगर आपने किसी भी हालत में मेंस के क्वेश्चन पे अपनी कमांड कर ली, उन्हें रीराइट कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रीलिम्स और मेंस में आपको जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट रिपीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करने की हालत में पहुंच जाएगा, और यही हम कराने जा रहे हैं यहाँ पे, यही हम कराने जा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक हम बदलाव नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज लेकर आना, तो आपको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मुझे लिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये वो प्रवचन वाली क्लास नहीं होगी कि हाँ चलो क्लास दे दिया, आ रहे यही पढ़ाएं, यही समझाएं, यही लिखाएं। नहीं, आपको स्वयं मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गीत ने पूछा फ्री है? नहीं, फ्री नहीं है। आज ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि हमारा जो आगे का सफर होगा, उसमें आप लोग एक ऐप जरूर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं वो मैंने अपलोड करा दिए हैं। ठीक है, उसमें आप वहां पे भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, और फिर हम एक एक क्वेश्चन पर अपने डायमेंशन को डेवलप करते हुए हम एक एक क्वेश्चन पे अपनी जो है वो एक सेटअप को जरूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बैच आपके सक्सेस का बेस बनने वाला है, आपके मेंस की पूरी तैयारी हो पाएगी, आपके अंदर एक डायमेंशन डेवलप होगा, और आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए इवॉल्व करेंगे। राइट दोस्तों?
तो उम्मीद करता हूं कि ये तैयारी होगी, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग करने के लिए हमें बहुत कंटेंट चाहिए होता है। तो आपने देखा कि हमने योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास मात्र 99 रुपए में शुरू की है। तो 99 रुपए में योजना और 99 रुपए में कुरुक्षेत्र हर महीने की। ये देश का सबसे सस्ता बैच, और कुरुक्षेत्र और योजना आपके मेंस के क्वेश्चन की गारंटी होते हैं। वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम इसके साथ चलेंगे। तो आंसर राइटिंग पे मैं भी क्लास लूंगा, और मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज, जो आंसर राइटिंग के देश के सबसे बड़े विद्वान कहे जाते हैं, वो सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जिनकी आंसर राइटिंग एक्सपर्टीज इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो भी आएंगे और आपको समय सूचित कर दिया जाएगा। आज मैं दिन भर व्यस्तता की वजह से दिन में क्लास नहीं ले पाया, राइट। तो आप लोग जुड़िए, और जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया वो आंसर राइटिंग के महत्व को समझिए और आंसर राइटिंग में आ जाइए, और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट और मेरे असाइनमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करिए, और मेरे असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दोनों मेंस के अपलोड करा दिए हैं। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। सत्यम ने पूछा मेरा पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ नहीं है, मैं आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन। बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस पूरा हम उसी के साथ कराएंगे। तो ये हमारा RFR मेथड ही हुआ, यानी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम उसका आंसर इसमें देखेंगे, फिर आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ये करके ही हम अपने आप को तैयार करेंगे। ये आपको बहुत सशक्त बना देगा, और विद इन 2-3 मंथ जो आपके साथी है ना, मैं आपको बता रहा हूं, विद इन 2-3 मंथ आपके आंसर का ओरिएंटेशन बदल जाएगा। आप खुद ही आप डायरी में लिख लो, और आप खुद अंतर पता करना शुरू कर दोगे। सिंपल से क्वेश्चन पे बात करोगे, प्लेट टेक्टोनिक पे तुम लिखो, मैं भी लिखता हूं, 3 महीने के अंदर आपकी राइटिंग बदल जाएगी। किसी भी क्वेश्चन पे अटैक करने का आपका तरीका बदल जाएगा। वो बैठ के कहानियां लिखेगा, प्रसंग, बड़ी बड़ी बातें लिखना। मेटाफर राइटिंग कैसी होती है, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन देखते ही कैसे कीवर्ड निकालते हैं, उसका नेल वर्ड टेल वर्ड कैसे निकालते हैं, कीवर्ड कैसे निकालते हैं, सपोर्टिंग कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से निकालोगे। जितनी देर में पढ़ेगा, इसका आंसर क्या करें, उतनी देर में तो आप धड़ 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 खत्म। आपको ये पता होगा इसमें मुझे कंक्लूजन देना है, नहीं देना, ओपन एंड छोड़ना है, इसको क्लोज करना है, इसका आर्गुमेंट कैसे लेकर आना है, आर्गुमेंट कहाँ रखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगा। छाया ने पूछा एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए तभी ले सकते हैं। इसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं। बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ो। एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहां हम क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। तो ये पूरा मेंस के सिलेबस के हिसाब से चलेगा, ध्यान रखना। शिवानी पूछा आप मुझे गाइड कर दीजिए। बिल्कुल, मैं इसी के लिए हूं। यही क्लास चल रही है, जाके अभी इस पे ले लो। अभी तो ये 1999 का बैच है, लेकिन 50% डिस्काउंट हमने अभी किया, तो ये मात्र 999 रुपए प्रति माह पे बैच है ये। और देश में मुझे नहीं लगता कि आईएएस मेंस की तैयारी को इतने सस्ते में करे। इससे आपकी मेंस की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एक एक पेपर को हम कवर कराएंगे। प्रहार 2025 के लिए भी ठीक होगा सर ये बैच। प्रहार वालों के लिए तो ये मस्ट है। मैंने कहा ना कि अगर तुमने सिलेबस पूरा कर लिया, अभी भी तुम्हें कहानी नहीं समझ में आ रही है, तो सिलेबस पूरा करके अभी तुम्हें क्या लग रहा है कितने परसेंट तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? केवल 30%। क्यों? क्योंकि जब तक तुम इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक तुम इवॉल्व नहीं होगे। मेरी ये बात लिखो, इसको समझो, आज रात भर बैठ के सोचो। गीत ने लिखा आरएफआर हम कॉलेज के एग्जाम में भी यूज करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। मेरी टेक्निक हेल्पफुल होगी क्योंकि मेरी टेक्निक एनालिसिस से निकल कर आती है, एनएलपी से निकल कर आती है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से, कल फिर क्लास होगी, राइट। ओंकारनाथ पांडे सर भी आ रहे हैं। ओंकारनाथ पांडे 5 किताबों के जो है वो राइटर हैं, और आंसर राइटिंग में उनकी जो कमांड है वो इतनी शानदार है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमारे मंच पर आने के लिए वो तैयार हैं, वो शुरू हो चुका है। तो आज मैंने आपको ये समझाया कि आंसर राइटिंग जरूरी क्यों है। आपके सिलेक्शन में आंसर राइटिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, और मैं जितने भी टॉपर से मिला हूं वो लिखने की उनको हैबिट रही है, राइट। सत्यम, पर डे हम कम से कम 1 घंटे 1 घंटे आंसर राइटिंग करोगे ना, हाथ पैर मजा आने लगेगा, कांपने लगेगा 1 घंटे में। तो 1 घंटा हमारे लिए बहुत है। हम पर डे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। सिलेबस वाइज हम चलेंगे, पूरे मेंस के सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है। ये क्लास आज पहली क्लास है मेरी, ये ठीक है, आंसर राइटिंग की। दिस इज द फर्स्ट क्लास।
राइट तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, देन वी विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, फिर हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राइट बिल्कुल ले सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत बड़ी स्किल है। बहुत बहुत लोगों को देखा है, बहुत बातें करते हैं, एक पेज लिख नहीं पाते हैं। राइट तो चलिए आगे मिलते हैं, ओंकार नाथ पांडे सर के साथ भी मिलते हैं, मैं भी क्लास लूंगा, वो भी क्लास लेंगे, हम दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। थैंक यू सो मच। सत्यम ने लिखा आपको 12वीं क्लास से 2019 से फॉलो कर रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं, जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया वो जरूर इसके साथ जुड़े और आंसर राइटिंग करके जरूर देखें। राइट थैंक यू।